नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अड्डा ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु आदित्य धनराज। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पेपर हुआ था 5 सितंबर को, उसका जो हम लोग इंग्लिश का जो सेक्शन था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे देते हैं, जैसे कि आपको उस पेपर का आप जानते काफी 2-4 दिन हो चुके हैं, तो आपको आंसर कीज तो मिल ही गए होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपको आंसर की मिल गए होंगे। लेकिन मैं आपको जो भी क्वेश्चन है उनको सटीकता से, उनके जो 4 ऑप्शन थे उनमें सही ऑप्शन क्यों उस वजह से हुआ और उनके बाकी जो बचे हुए ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है ये एग्जाम तो हो गया, लेकिन हमारे और भी एग्जाम्स आने वाले हैं इससे रिलेटेड यूपीएससी के, तो उनमें भी इस तरह का इंग्लिश का वर्जन या इंग्लिश का पैटर्न क्या हो सकता है ये भी बहुत जानना जरूरी है। देखिए सिर्फ आंसर की से मतलब नहीं होता कि आपका आंसर ए का बी है या दूसरे का सी है या तीसरे का सी डी है, ऐसा कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। हम इसको एक तरीके से ओवरव्यू लेते हैं, आगे की भविष्य में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे यही सब हम लोग जानेंगे और सही क्वेश्चन करने का ट्रिक्स थोड़ा सा बता देंगे। तो इसका मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पेपर का जो सेट है आपका वो कोई भी हो सकता है, ए बी सी और डी। साथ हमारे पास सी सेक्शन का जो पेपर था, मतलब जो बुकलेट का सेट था, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर का जो है फर्क होता है, बाकी क्वेश्चन सेम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि देखिए ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सी वाला है जो हमारा। अब इसमें हम लोग इंग्लिश का पोर्शन, क्योंकि आपको सभी को पता है मैं इंग्लिश आपको बताता हूँ। हालांकि जब हम लोग ने कोर्सेस वगैरह बनाया था, देखिए इंग्लिश वैसे इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, एकदम मॉडरेट था। कई बार तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको इसको एक बार देखना जरूर चाहिए। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला जो दिया गया सेक्शन एंटोनिम्स का दिया गया है। अब देखिए एंटोनिम्स की बात जब हम करते हैं तो एंटोनिम का मतलब होता है कि जो भी सेंटेंसेस में दिया गया था, और मैंने बताया भी था कि जब भी कोर्स बनाते समय या जितना भी कोर्स बताया गया था उसमें बताया था आपको, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आए, यूपीएससी का आप अगर पेपर देना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यूपीएससी के ही पेपर से आते हैं। जैसे एनडीए और सीडीएस के लिए वोकैबुलरी, तो ये जो वोकैबुलरी है आप एनडीए और सीडीएस के लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो उसी से मिलेगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं है, आपको बता दें। दूसरी बात, अगर ग्रामर आपको देखना है तो सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके लास्ट ईयर के पेपर के जितने भी क्वेश्चंस करे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और शायद वही क्वेश्चंस थे, आप गौर करेंगे तो ये चीज है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई भी थी। अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा इसको और भी जूम कर ले रहे हैं। तो जैसे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है पहला, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया, लिखा गया सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेस लविश पार्टीज ऑन बर्थडेज। तो यहाँ पर देखिए लविश, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लविश पार्टीज। लविश जो है आपका एडजेक्टिव है। अब ये भी हम आपको बता दें, देखिए होता क्या, आंसर जो भी है बिल्कुल सही, आप जानते हैं आंसर की पता हो गई होंगी, भविष्य में आगे चीजें देखना है। एडजेक्टिव का आंसर एक्चुअली ऐसे सेक्शंस में एडजेक्टिव के सेंस में दिया जाना चाहिए, और एंटोनिम है तो अपोजिट मीनिंग बताना है। तो लविश का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, मतलब है ना एक्स्ट्रा वेजेंसी के सेंस में खर्च करते हैं, उसका मतलब होता है लविश पार्टीज। लविश का मतलब सम्पचुअस फूड, बहुत अच्छा कीमती खाना वगैरह, पब जैसे कि वाइन शॉप, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो है आपका इसका जो एंटोनिम होगा वो आंसर देखिए पहला जो दिया गया फ्रेगल, उसका मतलब डिसेंट दिया है, चीप दिया गया है और आपका स्ट्रेंज दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर फ्रेगल होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है इकोनॉमिकल। ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ के खर्च करता है उसको हम फ्रेगल बोलते हैं, और आपका जो लविश है उसका मतलब है जो बिना सोचे समझे खर्च करे उसको हम बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं इस वजह से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपका, The soldier was greatly praised for his valor। तो वेलर का मतलब क्या होता है, देखिए वेलर का मतलब होता है, जैसे कि बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बोल्ड हो सकता है, बहादुरी के लिए गैलेंट हो सकता है, जैसे गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, परमवीर चक्र। तो वेलर का मतलब यहाँ पर है बहादुरी से, वीरता की बात करते हैं। हीरो और जो हीरोइंस होते हैं, वीरांगना है, वो वीरता दिखाते हैं। उसका अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्लमजीनेस लिखा गया, उसके बाद में कवर्डिश लिखा गया है, सेल्फिशनेस लिखा है और आपका टेकललेस लिखा है। तो बिल्कुल आसान सा वर्ड है, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड आपको नजर आ रहा है क्या, कवर्डिश। देखिए कवर्ड जो वर्ड हुआ करता है वो एक्चुअली नाउन के रूप में होता है, ध्यान रखिए। कवर्डिश उसका जो है ना कायरता कहते हैं, कायरता अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे वो होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, दिखा है these regions are very fertile। फर्टाइल का मतलब आप समझते हैं, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ।
उपजाऊ, जैसे कोई भी जमीन हो जिसपे खेती करना बहुत अच्छा है, उसके वहां मतलब उस खेती में काफी नमी है, फसलें अच्छी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल। अब इसका अपोजिट अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी खेती या ऐसी जमीन जो अनउपजाऊ हो, जहां पर खेती करना आसान नहीं है, वो जैसे जिसको बोलते हैं बंजर। तो इसमें ऑप्शंस की बात करेंगे तो एक आपका है स्टेराइल लिखा गया। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए महिला है, वो बांझ जिसको बोलते हैं, वो मतलब वो बच्चा नहीं दे सकती, इस वजह से उसको हम स्टेराइल बोलते हैं। एरिड का मतलब जैसे कभी आपने देखा होगा एरिड जोन्स होते हैं, मतलब शुष्क, जहां की जलवायु बहुत शुष्क होती है, वो बहुत इलाका सूखा होता है, उसको हम एरिड जोन बोलते हैं। और उसके बाद में इसका सही ऑप्शन होगा आपका बैरन, क्योंकि बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, जहां पर खेती करना मुश्किल है, ये चीज है। उसके बाद में लास्ट में जो दिया गया है आपका प्रोडक्टिव, ये भी ऑप्शन है, वो तो उसका सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि एंटोनिम्स की बारी है तो आप एंटोनिम्स देखेंगे ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप ध्यान से, लिखा गया है सम 6 इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। अब देखिए इमिग्रेंट जैसे दिया गया, आपको कोर्स बताते समय बताया भी गया था इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए कई बार लोग इमिग्रेंट का मतलब नहीं समझ पाते हैं, देखिए समझ पाते हैं एक और इमिग्रेंट होता है, ई वाला इमिग्रेंट ये होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, आई वाला आया। मैंने आपको पढ़ाते समय, कोर्स पढ़ाते समय ये जरूर बताया था कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जैसे हम कोई भी चीज को बाहर से मंगवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। देखो इसमें आई वाला आया कि नहीं आया। और जब हम किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ई वाला होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आता है, वो होता है हमारा क्या, आई वाला इमिग्रेंट। और जब कोई हमारे देश से या किसी भी देश से दूसरे देश में जाता है, वो होता है ई वाला इमिग्रेंट। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से याद रखिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर इमिग्रेंट का मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति दूसरे देश का है, दूसरे देश से आया है। तो यहां पर उसका अपोजिट क्या होगा, नेटिव्स दिया गया है। नेटिव्स का मतलब अपने खुद के देश का, देसी, वो होता है आपका नेटिव। और बाकी का सेटलर्स जो होते हैं, सेटलर्स वो होते हैं जो कहीं से भी आके बसे हुए हैं, कॉलोनीज में आके बस गए हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। वेगाबॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, वेगाबॉन्ड्स ऐसे लोग होते हैं जो जगह जगह पर जाके रुकते हैं और खाना बदोश जिनको बोलते हैं, खाने की तलाश में। जैसे मान लीजिए इस एरिया में खाना नहीं रहा तो दूसरे एरिया में चले जाते हैं, वहां पर खाना ढूंढते, जब तक वहां आसपास खाना मिलता है, खाने की चीजें रहती हैं, उसके बाद फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, उनको वेगाबॉन्ड बोलते हैं। बाकी फॉरेनर्स आप जानते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, इसमें जो वर्ड दिया गया था, क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। तो एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री का मतलब होता है कोई भी चीज जो है ना, जो बेसिक होती है, प्राथमिक चीज है, उसको हम एलिमेंट्री नॉलेज बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज का एलिमेंट्री नॉलेज, बेसिक नॉलेज। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा आपका एडवांस, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा एडवांस, जो कि बहुत आगे की नॉलेज की बात करेंगे, बेसिक। बाकी अनयूजुअल तो विचित्र होता है। प्राइमरी आप जानते हैं प्राथमिक है। नाइव एक वर्ड दिया गया है, नाइव का मतलब होता है बहुत सीधा साधा, जो कुछ भी बहुत मासूम व्यक्ति होता है, वो नहीं होगा। आपका आंसर जो हो गया आपका एडवांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आप जानते हैं क्या होता है कि 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और देखिए इसमें क्या ज्यादातर वोकैबुलरी है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए गए एनडीए के पेपर के हैं। आप देखिए ऐसा बोलेंगे सर कौन से एनडीए के पेपर के हैं, तो निश्चित नहीं है। यूपीएससी दे डिफेंड एक्चुअली से मैंने डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा लोगों को प्रिपेयर करवाया है। 8-10 साल हो गए मुझे डिफेंस के एग्जाम्स को प्रिपेयर कराते हैं। एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस मेरे नजरों के सामने से निकल जाते हैं, और मैंने इसी वजह से एनडीए और सीडीएस के पेपर को सॉल्व भी करवाया था आपके लिए, क्योंकि उससे बाहर नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यहाँ पर लिखा इट इज टाइम यू वेंट आउट एंड स्पेस दिया। सबसे पहले आपको बता देते हैं, मैंने बताया था इट इज टाइम लिखा गया। इट इज टाइम के बाद में अगर टू दिया जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और अगर सब्जेक्ट दिया जाए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और उसके बाद में दैट के साथ सब्जेक्ट दिया जाता है तभी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। अब देखो ध्यान से, इसी वजह से लिखा गया इट इज टाइम, यू दिया गया सब्जेक्ट, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आया, और उसके बाद में एंड से जोड़ना है। जब भी हम किसी भी सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज वाले जो कनेक्टर हुआ करते हैं, हमने बताया था आपको फैन बॉयज है ना, फैन बॉयज होता है। तो जो फैन बॉयज में देखिए एफ से फॉर होगा, ए से एंड होगा, ये सारी चीजें, तो एंड से बराबर ही जोड़ेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जोड़े। हालांकि सारी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म दे देते 2 ऑप्शन तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर स्पेस दिया, योर ऑन लिविंग लिखा है। लिविंग्स को क्या किया जाता है आप जानते हैं, अर्न योर लिविंग। एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होता है
जिसको अर्न योर लिविंग, अपनी जो है खाने पीने की अपनी रोजी रोटी को खुद कमाओ, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया था एलिफेंट फेल इनटू अ स्पेस दिया था हंटर्स हैड सेड। तो देखो भाई हंटर का मतलब क्या, हंटर का काम क्या है, शिकारियों का काम है किसी भी जानवर का शिकार करना। तो उसके लिए वो क्या बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं, एक ट्रैप करते हैं, मतलब ताकि उसमें वो फंस जाए। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान, पहला जो है ट्रैक दिया गया, ट्रैक का मतलब एक पीछा करना, एक ट्रैक रास्ते की बात करते हैं। एक बार ट्रैप है TRA और P, ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल बिछाना, आंसर आपका बी वाला होगा। ट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रिक अपनाना, किसी को धोखा देना, वो अलग बात है। उसके बाद में ट्रंक लिखा है, ट्रंक का मतलब तो सूंड होता है, जैसे कि हाथी जो है उसकी सूंड को हम ट्रंक बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, आपका ट्रैप होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इसमें लिखा गया है द ड्रेस इजंट रियली टाइट। उसने कहा कि जो ड्रेस है वो इतनी टाइट नहीं है। इट विल स्पेस दिया व्हेन यू हैव वॉर्न इट। ये वॉर्न जो है, वॉर्न वियर का सेकंड फॉर्म, वियर का सेकंड फॉर्म होता है वोर और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉर्न। मतलब जब आप इसको पहनोगे तब वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी एक्चुअली। तो यहाँ पर बेंड का मतलब क्या होता है, मुड़ना होता है, जैसे कि हमारा हाथ बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, कोई भी चीज मुड़ते हैं। एक्सपेंड का मतलब फैलना होता है, जैसे कोई भी चीज लिक्विड, किसी चीज को गर्म करने पर वो गैस में बदल जाता है या लिक्विड में बदल जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। उसके बाद में एक्सक्यूज का मतलब होता है निचोड़ना, जैसे कि नींबू को निचोड़ते हैं रस निकालने के लिए, इसलिए आंसर इसका जो होगा स्ट्रेच होगा। उसने कहा कि जो ड्रेस है वो एक्चुअली जो है इतनी टाइट नहीं, जब इसको आप पहनोगे तभी स्ट्रेच हो जाती है। जैसे कई बार हम लोग कुछ ऐसे ड्रेसेस लाते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब जब उनको पहनते हैं तो वो फिट हो जाते हैं, लेकिन देखने में नहीं लगते कि वो इतने फिट होंगे, या ऐसा होता है कि टाइट हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है With his back to the old man, he stood at the window. वो विंडो में फिस्ट क्लेंच्ड एंड हिज सोल्जर्स मतलब कंधे की बात कर रहे हैं, सोल्जर्स। उसके बाद में विद हिज चोक्ड सोबिंग। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो दिया गया, पहला है मतलब सिवर्ड दिया गया, दूसरा सुक दिया गया, वाइब्रेट दिया गया है, मूव दिया गया। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग ये ऑप्शन है। तो सिवर का मतलब होता है कांपना, कपकपी आना, और सेक माने होता है हिलने की बात कर रहे हैं, हिलने और कपकपाने में अंतर होता है। और उसके बाद में वाइब्रेटेड का मतलब कंपन से होता है, जैसे कि आप मोबाइल फोन वाइब्रेटेड मोड पर लगाते हैं, इसलिए आंसर इसका जो होगा वो सिवर्ड होना चाहिए। लेकिन कई सारे लोगों ने सुक आंसर किया। मेरे हिसाब से देखिए कमीशन का जो आंसर किया आएगा आप खुद रियलाइज करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए सिवर्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है द बेरीव्ड मदर। बेरीव्ड का मतलब क्या होता है, बेरीव्ड का मतलब होता है कि दुख से पीड़ित है, एक मदर है दुख से पीड़ित है, प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब आप जानते हैं परमवीर चक्र, जैसे कि वीर चक्र सेना में मिलते हैं। हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर, उसकी बेटे की वो शहीद हो गया रिसेंट वॉर में, तो उसकी जगह पर जो है वो उसने मेडल को रिसीव किया। वैसे भी जैसे किसी को मान लीजिए अगर वो शहीद हो गया और उसको परमवीर चक्र मिल रहा है, तो वैसे भी कोई भी होगा, उसका फादर या मदर या उसका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर, उसकी वाइफ हो सकती है, माफी चाहूंगा। तो उसके अब कैसे उसकी जगह पर, इन द नेम ऑफ का मतलब के नाम पर होता है, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में। अब जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए और उसके बदले में आपने मुझे कुछ ब्रेड्स दी, चॉकलेट दिया, तो वो इन ल्यू ऑफ है। रिम्यूनरेशन मतलब कंपेंसेशन के सेंस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किसी की ओर से, जैसे कि आपने देखा होगा अवार्ड फंक्शंस में जैसे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता है तब उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति उस अवार्ड को रिसीव कर लेता है, उसी के लिए इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ। और उसके बाद में लास्ट वाला जो दिया गया है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब है के नाम पर, जैसे फॉर द सेक किसी कसम खिलाकर बोल देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी है। देखिए जो पेपर होता क्या कि देखिए ये पेपर से ये पता चलता है कि हमें नॉर्मल जो बेसिक जानकारी है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है दोस्तों। नेक्स्ट, अब ये जैसे देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बताया था, उसी से क्वेश्चन आए। उसके बाद में देखिए स्पॉटिंग एरर का मतलब क्या है। आप जानते हैं स्पॉटिंग एरर क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस दिया जाता है उसमें क्या एरर है ये बताना होगा। अगर एरर नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें नो एरर आंसर देना होगा। चलिए देखें, लिखा गया क्वेश्चन नंबर 11 में neither the servants nor the clerk has done this। तो यहाँ पर देखिए नाइदर जो है उसके साथ कनेक्टर क्या आता है, नॉर। अब इसके साथ जो वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, अब उसके जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट पड़ता है, तो क्लर्क सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इसमें कोई एरर नहीं है,
तो अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें एरर हो, ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर क्या हो गया आपका नो एरर, ये चीज है। कई बार ऐसा होता है, देखो ध्यान रखो, मैं आपको बता दूं, जब भी एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जनरली ये मान के चलिए अगर 5 क्वेश्चन दिए तो 2 या 3 नो एरर ऐसा कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हम लोग को पता होता है कि कुछ ना कुछ तो एरर होता, तो हम लोग एरर ढूंढने में लगे रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, देखिए, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। तो यहां पर कई बार लोगों ने कंफ्यूज किया, इसमें नो एरर कर दिया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको सही रीजन के हिसाब से बताऊंगा क्या होगा। देखिए जैसे सेंटेंस वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे लिखा गया, उसके लिए जो क्लॉज यूज किया गया है व्हेन, एक्चुअली व्हेन जो क्लॉज है वो इंडिफिनिट सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कंटिन्यूटी दर्शाना है तो आपको वर्ड यूज करना चाहिए व्हाइल, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इस वजह से मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। आप जब कमीशन के आंसर्स की आए तो आप इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि मैंने रीजन बताया, साइमल्टेनियस एक्शंस में ऐसा होता है कि हमेशा कंटिन्यूटी को व्हाइल से जोड़ना चाहिए, ये हमारे हिसाब से एरर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा गया है राजू विल बी बैक होम इन अ ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। तो आप जानते हैं ये बिल्कुल सिंपल सा है, एरर दिया गया, ईयर जैसे दिया गया है, ईयर जो होता है उससे पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं करते हैं, आ बोलते हैं, ऐसे लिखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जैसे दिया गया है आई हैव मच वर्क टू डू, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डी वाला होना चाहिए। देखिए आप देखें, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, 2 नो एरर वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिया गया साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल लेट। उसके बाद में देखिए यहां पर बिल्कुल आसान सा बेस्ड ऑफ लिखा गया है, तो आप जानते हैं कि बेस्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आता है, बेस्ड ऑन, जो कि बिल्कुल सिंपल है, तो आंसर हो गया आपका बी वाला। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल पेपर था एक्चुअली देखा जाए, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बैलेंस पेपर दिया जाता है। अब उसके बाद में सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स का मतलब आप समझते हैं कि अगर जिस सेंटेंस में जो वर्ड दिया गया है उसके सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड आपको बताना पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कैटेगरी जो होती है वो भी ध्यान रखा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। कार्नेज पर अंडरलाइन है, कार्नेज का मतलब होता है जैसे कि बहुत हत्याकांड कर देना, मतलब बहुत सारे लोगों को मास किलिंग कह सकते हैं, कई लोगों को इकट्ठा मार देना, ये है। अब खासकर मैं आपको बता दूं कार्नेज का मतलब ही होता है बेसिकली कई सारे लोगों की हत्या कर देना, लेकिन उसके पीछे एक रिलीजियस रीजन होना चाहिए, मतलब रिलीज मतलब धर्म की लड़ाई में ऐसा हो जाता है कभी बार। हालांकि उसको आप जानते हैं क्रूसेड होता है, क्रूसेड लेकिन युद्ध होता है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा शब्द है उसके लिए, और वायलेंस की बात कर रहा है। अब तो इसका आंसर सिनोनिम में क्या होगा, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। ब्लड सेड का मतलब भी होता है ना, जैसे कि इतने सारे लोगों को मारा जाए कि जो ब्लड है वो इधर उधर है ना, एकदम खून की नदियां बह जाए, ऐसा कुछ, जैसे वो ब्लड सेड हो जाएगा। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। बाकी लस्ट का मतलब आप जानते हैं, जैसे लस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेक्सुअल डिजायर लस्ट होता है। उसके बाद में कंसर्न का मतलब चिंता होता है, और सटायर वर्ड एक दिया गया, सटायर का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का मजाक व्यंग रूप से, मतलब उसका मजाक उड़ाया जाए, उपहास किया जाए, उसको हम सटायर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन, लिखा इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सॉल्स। अब उसने क्या कि रिलीजियस का गिफ्ट है, रिलीजियस का सिनोनिम बताना है, दैट मेक्स मैन ह्यूमन, जिस जो कि क्या आदमी को मानव बनाती है, इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सॉल्स। इंडिया के जो लोग हैं उनमें ऐसा ये चीज है। सॉल्स की बात करी गई है तो आत्मा की बात करेंगे। आत्मा का मतलब क्या है कि जो धार्मिक चीजें अगर दिमाग में चलती रहती हैं तो दो लोग खुराफात नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, इस वजह से उसका सिनोनिम सही होना चाहिए। देखिए एक वर्ड दिया मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल और आपका फिलोसॉफिकल। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चारों शब्द धार्मिक चीजों से ही जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है जैसे दर्शन शास्त्र होता है आप जानते हैं, लेकिन दार्शनिक चीजों जैसे वो सिर्फ फिलोसॉफी बताते हैं कि, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलीजियस का लाइकनेस होता है। उसके बाद मेटाफिजिकल की बात करेंगे, ये एक तरह का आकार बताता है। उसके बाद में स्पिरिचुअल, इसका आंसर होगा स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और वैसे भी देखिए अध्यात्म से ही व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में मिस्टिकल भी है, मिस्टिकल भी रिलीजियस से रिलेटेड है, लेकिन होता है क्या रहस्यमयी। रहस्यमय मतलब अगर कोई रिलीजियस थॉट्स रहस्यमयी है, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, तो वो मिस्टिकल होता है।
इसी वजह से सही आंसर इसका होना चाहिए स्पिरिचुअल। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, लिखा गया है इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। अब उसने कहा कि ये बहुत कठिन है क्या इमेजिन करना कि ये कितना, ये सेफ्टी मीन्स कितना सभी के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब हालांकि फील भी दिया, अंडरस्टैंड भी दिया, थिंक भी दिया है। तो आप सोचो कि ये बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना। अब ये महसूस करना, समझना और थिंक सोचना, और उसके बाद में देखिए एक बात समझो, इमेजिन का सेंस बिल्कुल और सेम यहाँ पर सबसे अच्छा मीनिंग जो लग रहा है वो अंडरस्टैंड। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये है। तो हमारे हिसाब से आंसर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बी वाला अंडरस्टैंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 दिया गया, 19 और 20 दो क्वेश्चन और बचे हुए क्योंकि 20 क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, देखिए पब्लिक सर्विस इज नॉट merely something that occupies the hours you are doing it but invades all your life and experience and affects them in one way or the other way। ये कहने का मतलब, तो वैसे इन्वेड का मतलब क्या होता है? इन्वेड के दो मीनिंग होते हैं। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना या चढ़ाई करना, जैसे इन्वेडर्स हुआ करते हैं, मुगल इन्वेडर्स, ऐसा कुछ। लेकिन अब इसका सिनोनिम में इन्वेड की बात करेंगे तो यहाँ प्रिजर्व का मतलब तो संरक्षित करना नहीं होगा। डिमोलिसिस नहीं है क्योंकि डिमोलिस मतलब किसी भी चीज को ढा देना। स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर देना। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जो पब्लिक सर्विस है ये एक्चुअली सिर्फ मेमोरी समथिंग ऑक्युपाइज द आवर्स, सिर्फ घंटे काटने के लिए नहीं है। ये तुम्हारी पूरी लाइफ में जो भी है उसको आपको चेंज कर देगी। कई सारे एक्सपीरियंसेस, नए नए एक्सपीरियंसेस, तो उसको कवर करने के सेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर सेंस क्या है? यहाँ पर इन्वेड का एक्चुअली सेंस है परवेड के सेंस में। परवेड का मतलब होता है पूरी चीज को ऑक्युपाई कर लेना। जैसे होता क्या था कि अगर कोई आक्रमणकारी है, उसने आक्रमण किया और उसके बाद में पूरे चीजों, सॉरी, इन्वेड का सही मतलब होता है किसी भी चीज पर आक्रमण करके उसको कब्जा कर लेना, मतलब उसको कवर कर लेना। इसी वजह से आंसर आपका होगा कवर्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया गया है, he was in early part of the 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। आप जानते हैं लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब उदारवादी व्यक्ति। जैसे लिबरलाइजेशन में पढ़ते हैं, उदारीकरण का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को मान लेता है, मतलब सह लेता है। जैसे सारे रिलीजियंस को, सारे थॉट्स को, फैक्ट्स को या जो भी कुछ बताता है उसके ऊपर वो प्रतिक्रिया नहीं देता है, बहुत ज्यादा कट्टरवादी नहीं होता है। इसलिए लिबरल का सही मीनिंग होता है जो व्यक्ति जो सब कुछ सहन कर लेता है, ये है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? टॉलरेंट होगा। और प्लेंटीफुल का मतलब प्रचुर होता है, प्रोफ्यूज का भी मतलब प्रचुर होता है, डॉगमेटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हठी है, अपने मतलब अगर किसी भी चीज पे अड़ जाए तो फिर वो मानता नहीं है। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, आंसर आपका कौन सा होगा? टॉलरेंट होगा। तो दोस्तों मेरा जो सेक्शन था मैंने आपको बता दिया। बेसिकली यहाँ पर मैंने काफी एक्यूरेसी के साथ चीजें बताई है। फिर भी ऐसा अगर मान लीजिए कमीशन कोई आंसर देती है तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ऐसे ही आपको हमारे और भी जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जीएस के एक्सपर्ट जो भी है, जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया, साइंस हो गया, या मान लीजिए मैथमेटिक्स हो गया, या रीजनिंग, जो भी तीसरे लेबर लॉज, जो भी क्वेश्चंस आए हुए उन सारे के सारे एक्सपर्ट्स आपको ये पेपर अपने हिसाब से करके देंगे। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि जो अब जैसे कि हम लोग ने ईपीएफओ का कोर्स लॉन्च किया था, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम लोगों ने जो भी कोर्सेज वगैरह दिया था उससे काफी चीजें मिली। देखिए कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, लेकिन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमारा एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो हमारा एपीएफसी का जो एग्जाम अनाउंस हुआ है। हालांकि देखिए अभी वैकेंसी आई जाएगी, बाकी मिस्टर राहुल गुप्ता सर ने जो भी है वो बताया भी था आपको। ये एपीएफसी हो गया, जैसे एएसआरबी हो गया, ईएसआईसी हो गया, ये जो कोर्सेज, और उसके बाद में सिविल सर्विसेज के कोर्सेज, आरओ और एआरओ या सीएपीएफ कमांडेंट वाले जो होते हैं, इन सभी के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और कई सारे लोगों ने तो यहाँ तक एडमिशंस भी लिया है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। आप दिए गए नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने नंबर दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और YouTube चैनल्स जैसे द ऑफिसर्स अड्डा और उसके बाद में ऑल एग्जाम ट्रिक्स पे विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम से संपर्क करें और उनसे पूछें कि नेक्स्ट कोर्स जो है वो कब लॉन्च होगा और कैसे लॉन्च होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। हेलो दोस्तों, आज एग्जाम ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम ये ईपीएफओ को जो एग्जाम हुआ है उसके विषय में डिस्कस कर रहे थे। जैसे इंग्लिश वाले जो सर हैं उन्होंने आपको एक एक क्वेश्चन के विषय में उन्होंने एक एक चीजें इसमें बताया। अब उन्होंने एक एक डिस्कस किया है, तो हम लोगों का ये मोटिव है कि जितना अच्छे से अच्छा उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा उसका विषय में बता सकते हैं। ये एनालिसिस कर करके हम लोगों ने इतना टाइम लगाया है। इसलिए हम ये लोग सोच रहे हैं कि आपको जो भी सोल्यूशन मिले लगभग अच्छे से अच्छा मिले, जो एक्यूरेसी के साथ में हो।
तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं और उसके विषय में डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें से क्वेश्चन दिया गया है, साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन। यहाँ पे आपको ये समझना है कि यह सिर्फ ह्यूमन के लिए बात की जाए और उसमें किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बात किया जा रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे ओवरीज हो गया, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसके बाद में ओविडक्ट हो गया, सर्विक्स हो गया। जैसे आप जैसे मान लेते हैं कि इसके विषय में एनालिसिस करना चाहते हैं तो देखिए कैसे, कि जैसे मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो ये क्या होता है, ओवरीज होती है। ओवरीज के साथ में आप देखेंगे कि ये ओवरीज के बाद में फैलोपियन ट्यूब होती है। ये फैलोपियन ट्यूब के साथ में आप जानते हैं कि ये बीच में ये सर्विक्स होता है। अब जानते हैं कि जिसके पार्ट होते हैं, किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट होते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि ये तीनों पार्ट क्या हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पर से आपको समझना क्या है कि जो स्टेमन होता है ये किसके लिए होता है, ये फ्लावर के लिए यूज किया जाता है। ये किसके, फ्लावर के शब्द में, इसलिए क्या होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसी तरीके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए क्या चीज है, which one of the following is not called amphibian of a plant kingdom। अब आप जानते हैं कि amphibian of plant kingdom होता क्या है, इसको बोला जाता है ब्रायोफाइटा। किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये क्या चीज है, ये बोलेंगे कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होता है। अब इसके विषय में आपको देखना क्या है कि जितना भी होता है, जैसे रिसिया ये क्या होता है, ये भी ब्रायोफाइटा का पार्ट होता है। फिनेरिया ये भी ब्रायोफाइटा का पार्ट होता है। और मार्केंटिया, ये मार्केंसिया जो होता है, मार्केंसिया किसका पार्ट होता है, ये भी ब्रायोफाइटा का पार्ट होता है। अब आप देखिए क्या बचा, सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है। ये पार्ट कौन सा है, स्पाइनोगैरा, ये थैलोफाइटा का पार्ट है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ये कौन सा सही है, ए पार्ट सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या दिया गया है, which one of the following is not a consequence of the deforestation। अब आप यहाँ पे देखिए शब्द क्या देखना है, नॉट। इस नॉट से मीनिंग क्या होगा, नॉट का मतलब ये हो गया कि कौन से इसमें है जो कि डिफॉरेस्टेशन के लिए नहीं है। अब आप देखिए उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जैसे यहाँ पे समझिए इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल। अब आप देखिए इसमें ज्यादा वेरिएशन का कोई बात नहीं होती क्योंकि इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। ये ग्राउंड लेवल जो होता है, ग्राउंड वाटर टेबल होता है, ये इंक्रीज करेगा, ये बात सही नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होता है, ए पार्ट सही हो जाता है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, द वर्ड वैक्सीन हैज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन हैज बीन। याद रखिएगा यहाँ पे दिएगा वैक्सीन हैज बीन, ये मेन वर्ड होता है। इसके अकॉर्डिंग लैटिन वर्ड हैविंग द मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, वैक्स शब्द होता है। देखिए जो वैक्स शब्द होता है, वैक्स शब्द में क्या हो जाता है, आप जानते हैं जो वैक होता है किसके विषय में बताया जाता है, ये जो होता है कि लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है काउ, काउ मतलब गाय। इसलिए क्या हो जाता है कि इसमें कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे, तो जानते हैं ये किसके लिए बोला गया, काउ। इससे हम ये बोल सकते हैं कि काउ के नाम पे ही वैक्सीनेशन की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखते हैं। 4 में क्या होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स हैज नॉट ए मिसमैच्ड पेयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल। यहाँ पे देखिए जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 46 23। इसमें क्या हो जाता है, पेयर। 23 पेयर, याद रखिएगा इस चीज को, 23 पेयर होते हैं, 46 इनकी संख्या होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें से जो होते हैं 44 जो होते हैं ये क्या कहते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। लेकिन इसके बाद में जो लास्ट के 2 बचते हैं ये किस चीज को डिसाइड करते हैं, ये हमको ये बताते हैं कि ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से कि मेल के लिए कितना होता है, XY होता है, फीमेल के लिए क्या होता है, XX होता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है, यहाँ पे मेल की बात की गई है, इसलिए मेल में क्या हो जाता है, क्या चीज डिफर करता है, वाई डिफर करता है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, सी पार्ट है। तो यहाँ पर से एक्स क्रोमोसोम जो होता है ये चीज डिफर कर रहा है, क्योंकि आप समझिएगा जैसे बोला जा रहा है क्रोमोसोम नंबर 21 तो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगी। इसके बाद में क्या होता है क्रोमोसोम नंबर 18
18 क्या होंगे, ये भी दोनों में कॉमन होंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। इसके बाद में क्या आ जाता है कि क्रोमोसोम्स नंबर जितना 13, ये भी क्या होता है, ये भी बॉडी स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। होता क्या है कि मेल और फीमेल की अगर बात की जा रही है तो लास्ट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो XY और XX दिए जाते हैं, इसे पर डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ मेल की बात किया गया तो डिफर क्या करता है, Y ना कि इसमें X, इसलिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखना है हमको, Which one of the following statement is true with regard to the image formation by to eye a person? यहाँ से ये बोला गया है कि जैसे मान लो हमारी आंख होती है, उसके जो इमेज की फॉर्मेशन के विषय में बताया गया, उसके विषय में देखिए स्टेटमेंट इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें से both the eyes see exactly the same image, इसमें ये बोला जा रहा है कि दोनों आंखों से क्या सेम इमेज को देखा जाता है। इसमें से क्या हो जाएगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। इसके बाद देखिए वन आई से हाफ पोर्शन, ये तो कभी पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि एक आई से हम हाफ पोर्शन को नहीं देख सकते हैं, देंगे पूरा देख सकते हैं। अब अगले कंडीशन में आ जाता है कि बोथ द आईज कंबाइन द टू इमेजेस सीन बाय देम, ये भी क्या होगा, ये भी रॉन्ग है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ईच आई सी ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज। यहाँ पे देखिए या तो ए भी सही हो सकता है, डी सही हो सकता है, लेकिन इसके विषय में एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है बोथ द आईज सी एग्जैक्टली द सेम इमेज, क्या दोनों आंखों से एक इमेज को देखा जा सकता है। देखिए होता क्या है कि हमारी जो आंखें हैं दोनों स्लाइटली अलग अलग देखती हैं, लेकिन जो एक करने का काम होता है ये हमारा माइंड करता है, तो माइंड को उसको एक करने का काम होता है। इसलिए जो होता है हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होगा, इसका जो आंसर होगा डी पार्ट होगा। बाकी ये आयो पर डिपेंड करता है कि वो ए को मानता है या डी को मानता है, लेकिन जो एग्जैक्टली है ये डी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ईच आई सीन ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज, दोनों आंखों से इमेज बनती है लेकिन डिफरेंट होती है, लेकिन उसको कलेक्ट करके देखने का काम कौन करता है, ये मिड ब्रेन होता है, वो उसको कलेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है, Which one of the following statement is correct? अब यहाँ पर देखिए ये बोला गया है कि वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन, इसमें बोला गया है कि आपको जो स्टेटमेंट है कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसके विषय में बताना है। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव, हमको ध्यान क्या देना है कि जो माइक्रोवेव दिया गया है उसकी रेंज बताना है। अब किसके विषय में देखिए माइक्रोवेव की रेंज किसके विषय में हो रही है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। इसके जो एक लिमिट होती है उस लिमिटेशन के आधार पर देखिए क्या क्या चीज होती है। जैसे भी बोला जाता है कि सबसे पहले होती है कॉस्मिक रेज, कौन सी रेज होती है, कॉस्मिक रेज। इसके बाद में क्या हो जाती है, गामा रेज। गामा रेज के बाद में आता है एक्स रेज। एक्स रेज के बाद में आप देखो विजुअल लाइट। विजुअल लाइट के बाद में आप देखेंगे कि कौन सा पड़ता है, तो इंफ्रारेड। ये एक सीक्वेंस होता है। इंफ्रारेड के बाद में अब आप देखेंगे कि कौन सा पड़ता है, तो आप देखोगे कि ये जो होता है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव के बाद में अब क्या पड़ता है, तो आप बोलोगे रेडियो वेव। लेकिन रेडियो वेव में भी दो चीजें आती हैं। पहले चीज इसमें आता है शॉर्ट वेव और लॉन्ग रेडियो वेव, यहाँ पे ध्यान देखो। लेकिन हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि माइक्रोवेव की रेंज किसके बीच में होगी, तो आप यहाँ पे देखिए ये इंफ्रारेड दिया गया है, आगे क्या दिया गया है, रेडियो वेव दिया गया है। इसके बीच में जो माइक्रोवेव इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों सही है, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वेव और रेडियो वेव इसके बीच में आती है, कौन से आती है, माइक्रोवेव जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें बोला गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के साइज के विषय में बोला गया। अब जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर से देखोगे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए पार्ट सही है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा एग्जैक्टली ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी तरह देखो आगे एक क्वेश्चन करके हम फिर आगे चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमको ये देखना होता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट।
इसमें ये बोला गया कि इसके किसके अकॉर्डिंग, फोर्स के रिगार्डिंग में हमको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ देखिए पहले स्टेटमेंट, इसमें पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ये दिया गया अपोजिशन फोर्स इंप्लाइड अट्रैक्टिव नेचर, दूसरा दिया गया अ नेगेटिव फोर्स इंप्लाइड रिपल्सिव नेचर, तीसरा दिया गया अ पॉजिटिव फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर आना चाहिए, जो लास्ट में दिया गया है अ नेगेटिव फोर्स इंप्लाइड अट्रैक्टिव नेचर। देखिए ध्यान समझिएगा कि कभी फोर्स के विषय में बोला जाता है कि जब उसमें क्या होता है नेगेटिव नेचर दिया होता है तब उसमें क्या अट्रैक्टिव माना जाता है। इसलिए क्या हो सकता है कि जो एनालिसिस के हिसाब से सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग जो बिल्कुल एनालिसिस करने के बाद में है, जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। When a dielectric material, क्या ध्यान देना हमको, dielectric material is kept in and the external electric field, which one of the following phenomena may be realized। देखिए ये तो बोला गया है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है उसको रख दिया गया है कहाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहाँ रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। अब इसमें से क्या करेंगे, आप जानते हो कि ये क्या करेंगे, वन डायरेक्शनल कर देंगे। जब वन डायरेक्शनल कर देंगे उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नॉट पोलराइजेशन। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है, ये पोलराइजेशन हो जाएगा। इसी तरह के हम और क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि साइंस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हो, कोशिश हमें आगे यही रहेगी कि कम से कम उसमें से अच्छा एनालिसिस हो। क्वेश्चन नंबर 111, इसके विषय में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 111 में दिया गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच वैल्यू। हमको फोकस किस पे करना है कि जो पीएच वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो अलग अलग इसमें कंपाउंड दिए गए हैं उसके विषय में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है NaSCO3, यहाँ पे क्या दिया गया है NH4Cl, ये क्या दिया गया है Na2CO3। अब आप जानते हैं कि इनमें जो होगा इनका साल्ट तो सभी हैं, लेकिन साल्ट होने के साथ साथ में कैसे साल्ट होते हैं, आप बोलोगे बेसिक साल्ट होते हैं। अब आप जानते हैं बेसिक साल्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब वीक एसिड अगर होता है, स्ट्रॉन्ग अगर इसमें से बेस होता है तो उससे क्या होता है, बेसिक साल्ट बनेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ये बेसिक साल्ट बनेगा तो आप देखेंगे कि इसका नेचर कैसा हो जाएगा, वाटर के साथ में मिक्स होने के बाद बेसिक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं किसके विषय में, NH4Cl। इसका कैसा होगा, ये जो होगा एसिडिक साल्ट होगा, कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा। अब आप जानते हैं कि जैसे एसिडिक साल्ट होगा इसका क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी वाटर के साथ में। अब रीजन क्या हुआ कि जो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका कौन सा, NaCl। NaCl के विषय में आप क्या बताओगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है आप जानते हो कि ये क्या होगा, फुल्ली न्यूट्रल होगा, फुल्ली साल्ट होगा, ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। अब इसमें क्या होगा, वाटर के साथ मिक्स होने पर इसके पीएच वैल्यू पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग वाटर विल नॉट स्कैटर्ड। याद रखिएगा क्या लिखा है, विल नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। याद रखिएगा कि अगर कभी भी बोला जाता है कि इस बीम ऑफ लाइट, स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, तो ये कौन सा इफेक्ट होता है आप जानते हो, इसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। कौन से इफेक्ट जानते हैं इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट की मीनिंग क्या हो जाती है कि इसमें कोई भी अगर ऐसा कोलाइडल स्टेट में कोई लिक्विड होता है, मतलब सॉल्यूशन होता है, उसमें लाइट अगर पड़ती है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं कुछ ना कुछ उसको कोलाइडल कर देते हैं। कोलाइडल का मतलब होता है कि उसको कुछ ना कुछ स्कैटर्ड कर देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चमक आ जाती है। अब आप यहाँ पे देखिए ये भी क्या होगा, ये कोलाइडल स्टेट में है, मिल्क क्या है कोलाइडल स्टेट में, चाक पाउडर क्या है कोलाइडल स्टेट में। लेकिन आप देखेंगे कॉपर सल्फेट कोलाइडल स्टेट में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि वाटर के साथ में फुल्ली, या ये कह सकते हो कि विल सोल्यूशन बना देता है, अच्छा सोल्यूशन बना देता है। जब भी अच्छा सोल्यूशन बना देगा पूर्ण रूप से उसमें प्योरली रूप से आप उसमें मतलब मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसके पार्टिकल ज्यादा बड़े हो नहीं पाएंगे, और ज्यादा बड़े पार्टिकल नहीं हो पाएंगे, कोलाइडल स्टेट में नहीं आ पाएगा। जब कोलाइडल स्टेट में नहीं आ पाएगा तो उसीलिए क्या हो जाएगा कि जो स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, क्या मतलब होगा, इसमें स्कैटर्ड बीम लाइट जो होगी इसमें इफेक्ट नहीं डालेगी। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है।
अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर हमको 13 में देखते हैं, Which one of the following is not reduced by a metallic zinc? अब आप जानते हैं कि मेटालिक जिंक के विषय में बोला गया है कि किस एलिमेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। अब इसके विषय में देखिए हम एनालिसिस करके आपको समझाते हैं। जैसे केमिकल सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में एक होता है केमिकल सीरीज, उस केमिकल सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको बोलते हैं। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम होता है ये जिंक के ऊपर होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो क्या होते हैं, जिंक के नीचे होते हैं। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि ऊपर वाले कोई भी मान लेते हैं कि जो एलिमेंट दिया होता है तो उसके जो क्या होगा, नीचे का कोई भी एलिमेंट है उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, बाकी अपने नीचे वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको रिड्यूस कर सकता है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा सही होता है, आंसर नंबर इसमें कौन सा होगा, डी पार्ट इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें कैसे करेंगे कि जो भी एलिमेंट ऊपर होता है वो अपने नीचे वालों को क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन नीचे का जो एलिमेंट होता है अपने ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता। उसी कारण क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो होता है जिंक के ऊपर पड़ता है, बाकी जितने भी और एलिमेंट दिए गए हैं और जिंक के नीचे हैं तो उसको रिड्यूस कर सकता है। इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यह दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। देखिए इसमें से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रदरफोर्ड ने किया था, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि गोल्डस्टीन ने क्या बोला था कि यहाँ पे गोल्डस्टीन के विषय में आपको समझाते हैं, इन्होंने उसके अवधारणा दे रहे थे, कॉन्सेप्ट बता रहे थे, लेकिन उसके विषय में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं किए थे। एक्सप्लेन किसने किया था, तो आप बोलोगे रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड ने जब एक्सप्लेन किया था इसीलिए इनको बोला जाता है कि वास्तविक डिस्कवर किसने किया था प्रोटॉन का, तो आप बोलोगे किसको, रदरफोर्ड ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। क्योंकि इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट देना अलग चीज हो गई, लेकिन उसके विषय में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके बताना कि इसमें पॉजिटिव नेचर होता है, कैसे नेचर होता है, क्या क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, पूरा डिटेल में किसने बताया था। क्योंकि इसके जो नाभिक होता है, नाभिक के विषय में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। पूरा एक्सप्लेन किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसलिए क्या बोला जाता है कि प्रोटॉन के विषय में किसको बोला जाता है कि रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 115 में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन CO2H2O और CH3Cl। यहाँ पर से हमको क्वेश्चन समझना क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द CH3OH। इसके बाद में देखेंगे ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्टेंट। यहाँ पे समझिए 2 मोल की क्या दिया गया है, आप CO दिया गया। इसके बाद में क्या दिया है, 2 मोल, अब इसमें हाइड्रोजन दिया गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर उसमें 2 मोल दिया गया हाइड्रोजन और 2 मोल किसमें दिया गया, इसमें CO दिया गया। इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसकी संख्या बढ़ा भी देते हैं तो इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ा देने बैलेंस, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि 2 मोल CO दिया गया और 2 मोल हम यहाँ रख देंगे तब भी इसमें क्या होगा, बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। सो इस कारण से हम इसमें क्या मानते हैं, इसमें क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तो किसी के, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 मोल हो रहा है, इसलिए क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। क्योंकि इसमें से कितना मोल हो जाएगा, ओनली 1 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमने क्या किया था कि अभी जितने के साइंस के जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसको हमने एक एक करके इसमें एनालिसिस कर करके आपको बताने की कोशिश की, और इसमें से ज्यादा एग्जैक्ट बताने की कोशिश की। इसलिए हम लोगों को इतना टाइम लग गया है इसका सोल्यूशन देने में, क्योंकि जो भी आपको मिले अच्छी तरीके मिले। क्योंकि जानते हैं कि आप लोगों ने क्या किया कि कहीं ना कहीं से इसका सोल्यूशन तो मैचिंग कर लिया होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि हम लोग अपने एनालिसिस करके कि अगले एग्जाम जो भी आपको देना है उसके विषय में कैसे करना है, कैसे हमको उसको ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन के विषय में हमको कैसे समझना है, क्वेश्चन एनालिसिस करना है कि अगले इस एग्जाम में पेपर कैसे आते हैं। क्योंकि हमारे जो कोचिंग में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में इसमें क्या किया गया है कि जो अब आने वाले कोर्सेज होते हैं उनके विषय में जो होता है लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आप इसमें देखिए। और इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें से लगभग 80-85% से ज्यादा क्वेश्चन जो है हमारी जो मटेरियल है उससे ज्यादा आए हुए हैं। तो इसलिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि एक एक देखिए कि एनालिसिस करके कि जो जैसे पैटर्न हम लोगों ने बनाया था सेम टू सेम वैसे पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आगे क्या होगा, बहुत सारी आगामी एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे आगे एग्जाम आने वाले हैं जिसके विषय में क्या होगा, कोर्सेस अभी से लॉन्च हो चुके हैं। अब इसमें से देखिए क्या क्या है
तो ये जो प्रोसेस लॉन्च हो चुके हैं कि अब इनके लिए क्या हो जाता है कि एक दिन में कभी भी आप किसी चीज की तैयारी नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कम अटेम्प्ट हुए हैं या दूसरी जगह आंसर मिला है उसके अकॉर्डिंग कम हो पाए हैं, तो उसमें से परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लगातार एग्जाम ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए कभी भी यूपीएससी का कोई एग्जाम होता है तो उसके लिए आपको एक परफेक्ट एनालिसिस की और परफेक्ट गाइडेंस की और परफेक्ट आपको तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए क्या होता है कि हम लोगों ने कि यहाँ पे ये कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, तो लोग क्यों? क्योंकि देखिए आपको खुद समझ में आ रहा है, देखिए कि अनाउंस सून है, ये आने वाला है, ये चीजें क्या होगा लगभग क्या होगा अनाउंस हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि इसको अभी से इस चीज की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है, जिसके वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा समय मिल पाए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के हम क्वेश्चन अच्छे तरीके करवा सकें, प्रैक्टिस भी करवा सकें। उसके लिए क्या होगा कि अभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप देखिए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो ये चीजें देखिए वैकेंसी है जो आने वाली वैकेंसी है, ये लगभग अनाउंस हो चुकी है और ये अनाउंस होना है, लेकिन लगभग ये होता है कि निश्चित आनी ही है यूपीएससी के। अब पैटर्न आपको जो एग्जाम का होगा ये पैटर्न होगा, इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको एक एक एनालिसिस करके बताए कि इसी पैटर्न पे आगे भी एग्जाम होंगे। अब आप कभी भी जैसे हमारे नोट्स वगैरह या हम लोगों को जितना मटेरियल मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे भी तो लगभग क्वेश्चन वही आए हैं जिस प्रकार से हम लोगों ने एनालिसिस किया था। इसलिए क्या होता है कि आप इसकी तैयारी करिए, अच्छे से करिए और हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइडेंस करने की कोशिश करेंगे। अब इससे अच्छे प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम पहले से अपने स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुरंत इसमें क्या होगा कि आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि ये प्रोसेस है और हमारे जो कोचिंग में इस चीज को लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए, इसके विषय में देखिए, तैयारी करिए और उसको समझिए। इसी तरीके जैसे हम लोगों ने अभी एक एक सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश के सर ने भी एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन समझाए, जैसे मैंने साइंस के विषय में समझाया, ऐसे हमारे और भी टीचर हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट के विषय में समझाएंगे। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप इसको देखिए, क्योंकि आंसर आपको हर जगह से भी कई जगह से भी मिल चुके होंगे, लेकिन मतलब ये होता है कि आगे आने वाले एग्जाम में कैसे हमको प्रिपेयर करना है, उस क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करना है, इसके विषय में हमने समझाने की कोशिश की है। अब देखिए आगे जो सर आएंगे वो भी एक एक अपने अपने सब्जेक्ट के एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू द्विवेदी और आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ 2021 का एनफोर्समेंट ऑफिसर में जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको मैथ के सेक्शन में मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों चलते हैं हम पहले नंबर पे क्वेश्चन पे। ये हम सेट सी सॉल्व करा रहे हैं, तो अदर सेटों में जो है क्वेश्चन थोड़े से डिफर होंगे बट क्वेश्चन सेम है, तो आप अपना अपना आंसर मैच करते जाइएगा और देखते जाइएगा क्या स्कोर हुआ आपका मैथ में। अच्छा देखिए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं और पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन है which one of the following in the average of all prime numbers between 21 and 55। मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं और वो ऐसे हमको नंबर चाहिए जो 21 से लेकर कहां तक हो बच्चा, 55 तक हो। ठीक, ध्यान से देखिए कि जिस एस्पिरेंट का भी पेपर है उसने पहले से ही कर रखा है 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एंड 53। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो 21 एंड 55 के बीच में आ रहे हैं। ठीक, यदि आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल ऐड इनका आ रहा है 304। और आपको पता है अगर हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं, अगर हम कभी भी एवरेज निकालते हैं जो टोटल होता है, अगर हम उनको काउंट करते हैं, जितने थिंग्स होते हैं, जितने पर्सन होते हैं या जितने भी नंबर्स होते हैं उनको काउंट करके उनके अपॉन में रख देते हैं। तो यहां पर हमको पता है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 304 अपॉन 8। इसको अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो हमको पता है 8 6 जा क्या हो जाएगा बच्चा, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ 6 कैरी आएगा और ये 64 हो जाएगा और 8 8 जा 64। तो हमारा मेन जो आंसर आया, हमारा जो एवरेज आया वो कितना है 38, और 38 का मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा 22 क्वेश्चन नंबर की। किसकी बात करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन की। लिखा है if the ratio of speed of A and B is 5:6 and B allows A a start of 17 meters
in a 1.2 kilometer race. Who will win the race and by what distance? देखिए, अगर आपने रेस के क्वेश्चन करे हैं, हमारे यहाँ क्रैश कोर्स में भी रेस के क्वेश्चन कराए गए हैं, तो पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, जो रेस के क्वेश्चन होते हैं उनमें जो होता है टाइम फिक्स होता है। क्या होता है? टाइम फिक्स होता है। जनरली आपने जितनी भी रेसेस देखी होंगी, जैसे आप नॉर्मली कोई भी भर्ती एग्जाम होते हैं, फिजिकल के एग्जाम होते हैं, तो उनमें 5 मिनट 6 मिनट उसके अंदर ही रेस क्रॉस करनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रेस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम फिक्स होता है, और अगर उसमें टाइम फिक्स होता है तो ध्यान रखिए, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में जो ए है, ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है? 5:6। ए और बी की स्पीड का रेशियो है 5:6, और यहां पर बी जो है ए को अलाउ कर रहा है 70 मीटर आगे दौड़ने का। अगर ये रेस कोर्स है जहां पर उनको दौड़ना है, तो ये अगर बी है और ये ए है, तो ए को वो 70 मीटर की डिस्टेंस आगे प्रोवाइड कर रहा है कि तुम यहां से दौड़ो और मैं यहां से दौड़ लूंगा। ठीक है, और आपको पता है इन दोनों की स्पीड का रेशियो कितना है? 5:6। अगर इन दोनों की स्पीड का रेशियो 5:6 है, तो ध्यान दीजिए टोटल रेस कितनी है? 1.2 km को हम 1200 मीटर ले लेंगे। अगर यहां पर 6 आगे आपका 1200 मीटर, तो बताइए 5 उतनी देर में कितना दौड़ पाएगा बच्चा? 5 उतनी देर में कितना दौड़ पाएगा? 5:6 में अगर ये 1200 जाएगा, तो ये सिर्फ 1000 मीटर ही दौड़ पाएगा। अगर ये अपनी स्पीड से पूरा 1200 मीटर दौड़ता है, तो ये उतने ही टाइम में अपनी स्पीड से सिर्फ 1000 मीटर ही कवर कर पाएगा। और अगर 1000 मीटर कवर कर पाएगा, तो ध्यान से देखो, ये टोटल 200 मीटर पीछे रह जाएगा। और अगर ये 200 मीटर पीछे रह जाएगा, इसीलिए तो बी ने उसको पहले से ही दे रखा था कि ऐसा है, तुम 70 मीटर आगे से दौड़ लो, 70 मीटर आगे से दौड़ लो। इसको मतलब जो है ए को 70 मीटर का भी एडवांटेज मिल चुका है। और ये 70 मीटर अगर हम इसमें माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो बी है, क्या है? बी है, वो बी 130 मीटर से बी क्या कर रहा है? जीत रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, बी विंस बाय 130 मीटर। बताइए, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर और बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है M is 60 year old। M जो है वो है 60 year old। फिर कह रहा है R is 5 years junior to M। R is 5 years to junior to M। मतलब R जो है 5 years किससे छोटा है? M से। अगर ये M से 5 साल छोटा है, तो ध्यान दो R कितना हो जाएगा? 55 ईयर। कितना हो जाएगा? 55 ईयर। फिर देखो, R is 5 years junior to M and 4 years senior to V। मतलब कह रहा है R जो है 5 साल M से छोटा है और 4 साल V से बड़ा है। तो यानी 4 साल V से बड़ा है R। अगर V इससे छोटा है, तो कितना छोटा है? 4 साल छोटा है। तो 4 साल छोटा हो गया, तो ये कितना हो गया? 51। कितना हो गया? 51। तभी तो R 4 साल बड़ा होगा V से। ठीक है, तो V की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 51। अब कह रहा है द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ V इज B। जो यंगेस्ट ब्रदर है V का, वो कौन है? B। एंड ही इज 6 years junior to V। जो सबसे छोटा भाई है किसका बेटा? V का, वो B है और वह 6 साल छोटा है V से। कितने साल? 6 साल छोटा है V से। तो V से अगर 6 तुम कम कर दोगे, तो यहां आ जाएगा 45 और यहां क्या हो जाएगा? ये B की एज निकल आई। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन M एंड B। तो बताओ भैया, B कितना है? 45 इयर्स और M कितना है? 60 इयर्स। बताओ डिफरेंस कितना हो गया? 15 इयर्स। और 15 इयर्स डिफरेंस हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका बेटा। समझ में आया? बताओ, आ गया? इसके बाद आते हैं बेटा 24 नंबर पे। किस पे आते हैं? 24
4 नंबर पे। 24 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है द फर्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मतलब इन्होंने बोला है कि जो पहले के 6 अक्षर होंगे वो उल्टे क्रम में लिखे जाएंगे। किस क्रम में? उल्टे क्रम में। द फर्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, द नेक्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन। मतलब हर 6 वर्ड, मतलब ए बी सी डी ई एफ, इसको पहले एफ से ई, एफ ई डी इस तरह से उल्टे क्रम में लिखना है। फिर इसके बाद जो 6 वर्ड होंगे फिर से उनको उल्टे क्रम में लिखना है। मतलब 6 वर्ड जो होंगे उनको उल्टे क्रम में लिखते जाना है। जैसे हमने कहा बेटा अगर हम उल्टा लिखेंगे तो यहां से देखो ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए? 6 हो गए। फिर से देखिए जैसे ए बी सी डी, अगर देखिए यहां से उल्टा आप यहां से गिनेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसके बाद एफ के बाद क्या आता है? जी एच आई जे के एल, ठीक, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब बचा कौन? Y और Z। और ध्यान से देखो यहां लिखा है एट द एंड। एट द एंड Y is interchanged with Z। Y is interchanged with Z। मतलब A जो है आखिरी में, Y जो है Z के स्थान पर और Z जो है Y के स्थान पर होगा। तो तुमको पता है X के बाद यहां आना चाहिए था Y, लेकिन अब यहां आएगा Z और यहां क्या आएगा? Y। अब ध्यान से देखो बेटा, अब तुम यहां से सुनोगे वो कह रहा है which one of the following is the 4th letter to the right of the 13th letter। तो ध्यान से देखो 13वां नंबर का अक्षर कौन सा है बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 और ये R हो जाएगा 13। और 13 के कौन सा बोल रहा है? क्या बोल रहा है? फॉलोइंग द 4th लेटर टू द राइट। अब ये R है तो R के चौथा लेटर कौन सा होगा बेटा? R से जैसे राइट साइड बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, यानी N जो है हमारा 14th लेटर होगा और इसका आंसर क्या होगा बच्चा? N होगा। क्या होगा? N होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे ही हम बात करते हैं तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है इफ A varies as B, then which of the following statement is correct? ठीक है, ओके। ये कह रहा है if A varies as B, मतलब A is directly proportional to B। यही तो कहना चाह रहा है। मतलब A अगर बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। बात समझ में आई? अगर A का मान 1 होगा तो B का मान 2 होगा। A का भी मान 1, B का भी मान 1 होगा। A का मान अगर 1 होगा तो B का मान भी 1 होगा। A का मान अगर 2 होगा तो B का मान भी 2 होगा। A का मान 3 होगा तो इसका भी मान 3 होगा। मतलब जितना A बढ़ेगा उतना ही B बढ़ेगा, जितना A घटेगा उतना B घटेगा। अब सुनो, वो कह रहा है nth रूट ऑफ A स्क्वायर B वेरीज एज सेकेंड nth रूट ऑफ A स्क्वायर B। सेकेंड nth रूट ऑफ A स्क्वायर B। तो ध्यान से देखो बेटा, देखिए दोस्तों ध्यान से देखो, यहां पर कह रहा है nth रूट ऑफ A स्क्वायर B वेरीज एज सेकेंड nth रूट ऑफ A पावर 4 B स्क्वायर। तो ध्यान देखो, अगर हम कह दें 2 की पावर अंडर रूट 2, तो इसका पावर जो हो जाएगी 2 पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अगर हम 3 की पावर क्यूब कर दे तो 1/3 हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। अगर हम कह दें A स्क्वायर B की nth, क्या बोल रहे हैं? nth रूट, यानी ये अगर रूट लगेगा, भाई देखो यहां रूट लग रहा है तो स्क्वायर, यहां लग रहा है तो ये क्यूब। ठीक, अब वो nth रूट कह रहा है तो यहां nth रूट लग जाएगा। बताओ, nth रूट लग जाएगा। अगर यहां nth रूट लग जाएगा तो A स्क्वायर B 1/nth निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? आ जाएगा। और ये अगर
1 अपॉन n निकल आया, तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई n, ठीक, ये क्या हो जाएगा b 1 की पावर n हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, सेकेंड nth रूट ऑफ a की पावर 4 b स्क्वायर, तो ये भी कर लेते हैं भैया, a की पावर 4 और b स्क्वायर का क्या कर देते हैं बेटा, सेकेंड nth रूट का मतलब हो गया 2n, हो गया। इसको ओपन करेंगे, इसको यहां पर ओपन कर लेते हैं, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो a की पावर 4 बाई 2n हो जाएगा और b की पावर 2 बाई 2n हो जाएगा। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहां हो गया a की पावर 2 बाई n और यहां 2 1 जा 2 1 जा हो गया, तो यहां हो जाएगा b की पावर 1 अपॉन n, कितना हो जाएगा 1 अपॉन n। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे को वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे को वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे को वेरी कर रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट तो यहां से सही हो गया, बताओ सही हो गया कि नहीं आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है a अपॉन बी स्क्वायर वेरीज इनवर्सली एज b, मतलब a जो है a अपॉन बी स्क्वायर किसको वेरीज कर रहा है, b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल को वेरी कर रहा है, मतलब 1 अपॉन b को वेरी कर रहा है, 1 अपॉन b को वेरी कर रहा है। तो ध्यान दो, मैंने बताया था a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इसका मतलब है कि अगर a 1 है तो b भी क्या होगा 1 होगा, तो ठीक है, यानी a बराबर क्या हो गया b, तो ध्यान से देखो बेटा ये a, तो यहां हो गया b इंटू b, तो ध्यान से देखो ये हो गया। अब a को हम b लिख सकते हैं, b लिख दिया तो b से b कट गया, क्या हो गया b से b कट गया, बचा कितना 1 अपॉन b। तो बताओ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन b के कि नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो गया और ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो इसका आंसर कौन होगा बेटा, सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। कितना होगा बेटा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। बताओ कितना समझ में आ गया। अच्छा आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन में। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनको आप आसानी से आराम से देख सकते हैं। देखिए चलिए बात करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 appear between 1 and 100 such that the number where 3 appears is not divisible by 3। मतलब वो कह रहा है 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 आएगा और वो सभी संख्याएं 3 से डिवाइड नहीं होंगी, मतलब 3 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, आप अगर 1 से 10 की बात करेंगे, किससे बात करेंगे, 1 से 10 की बात करेंगे, तो ध्यान से देखिए 1 से 10 में आपका सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा 7, नहीं सॉरी 3 वाली संख्या आनी है ना, 1 मिनट, 3 वाली संख्या आनी है। तो ध्यान से दीजिए, आपका 1 हो गया 13, क्या हो गया 13, 1 से 10 के बीच 0 संख्याएं होंगी, ठीक। इसके बाद 11 से जैसे ही 20 पर आते हैं तो हमें एक संख्या मिल गई 13 जिसपे 3 आ रहा है और ये 3 से डिवाइड भी नहीं है। फिर इसके बाद हम 21 से 30 पर आए तो हमको सिर्फ कौन मिल रहा बच्चा, सिर्फ 23 मिल रहा। कौन मिल रहा दोस्तों, 23। फिर इसके बाद हम 31 से अगर 40 है तो ध्यान दो यहां पर तुमको पूरी सीरीज मिल गई बेटा। 31 जो 3 से डिवाइड नहीं है, 32 3 से डिवाइड नहीं है, 33 3 से डिवाइड है इसलिए 33 नहीं आएगा, 34 हो गया, ठीक। इसके बाद आपका 35 हो गया, 36 3 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 39 3 से डिवाइड हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 41 से 50 तक आते हैं, कितने तक 50 तक, तो आपको पता है 43 बचेगा। फिर इसके बाद 51 से 60 आते हैं तो पता है उसमें कौन होगा 53 होगा। अब 61 से 70 आते हैं तो जैसे आप 63 लिखोगे वो डिवाइड हो जाएगा 3 से, हो जाएगा, और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर भी 0 बचे। फिर इसके बाद ध्यान से देखिए 71 से लेकर 80 तक अगर आएंगे तो आपको 73 दिखेगा, और इसके बाद 81 से आप 90 जाएंगे तो 83 दिखेगा।
ठीक, लेकिन जैसे 91 से आप 100 आएंगे तो वहां पर आपको एक 93 मिलेगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो आपको कितने ऐसे डिजिट मिल गई जो 3 से डिविजिबल नहीं है, उनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब 12 ऐसे डिजिट हैं 1 से 100 के बीच जो 3 से डिवाइड नहीं होंगी और उनमें 3 भी आ रहा होगा। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी। आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारे क्रैश कोर्स में कई बार कराया गया है, तो ध्यान से देखते जाइए। अगर जिन बच्चों ने हमारे ऑल एग्जाम ट्रिक्स का क्रैश कोर्स लिया था, जिन बच्चों ने भी क्रैश कोर्स लिया था, उन सभी बच्चों ने खूब फोन करके बताया है कि सर हमारा बहुत, जो हमारे द्वारा जितना भी पढ़ाया गया था उसमें 80 to 85% पूरा सिलेबस पूछा गया है, और हमारे जिन बच्चों ने भी क्रैश कोर्स लिए थे बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही खुश हैं पेपर देने के बाद। ठीक है, तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कराई जाती है तो हमारी पूरी टीम मिलकर उसको एनालिसिस करती है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनमें हमें डिटेल्ड एनालिसिस देना है, हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है ताकि वो एग्जाम में अच्छा कर सकें, ये सभी यहाँ पर आराम से तैयार किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। देखिए लिखा है 74 की पावर 100 और इसको डिवाइड करना है 9 से। बहुत सिंपल है, ये बताइए अगर आप इसको 74 से पहले तो 9 को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72, तो यहाँ बताओ 2 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई? 100 हो गई। अच्छा, इसको अगर हम 2 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 1/9 कर देंगे तो कुछ घट जाएगा? बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो 2 की पावर 99 है, इसको 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 33 कर देंगे। ठीक, इसके बाद 2 की पावर 1 का मतलब 2 रहेगा और यहाँ नीचे कर देंगे 9। अब ये बताइए 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/9 इंटू 2 की पावर 1 और ये इसकी आ जाएगी 33। बताइए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कितना बचेगा? -1। कितना बचेगा? -1। अच्छा, एक बात बताइए, माइनस की पावर कितनी है? ऑड है। इवन होती तो प्लस हो जाती, ऑड है तो माइनस रहेगी। अगर ये माइनस रहेगी तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, और आपको पता है रिमाइंडर जो होता है माइनस में नहीं होता है, और जो माइनस में होता है उसका दूसरा रिमाइंडर प्लस में होता है। अगर 9 में एक रिमाइंडर -2 बच रहा है तो दूसरा रिमाइंडर प्लस में कौन बचेगा? 7। तो बताओ इसका आंसर कौन हुआ? 7। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो ध्यान से देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है which one of the following in the arithmetic mean of √3 - 2 and its reciprocal। अरे भाई, पहले तो √3 माइनस √2 का क्या निकालना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया बेटा? 1/√3 - 1/2, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा दोगे, 3 + 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + √2 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? सीधे 3 - √3 और √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। भाई a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? भाई a - b और a + b होता है। तो ये देखिए a - b a + b, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? √3² - √2², और इसको अगर आप खोल दोगे तो 3 - 2 आ जाएगा। आ जाएगा। तो बताइए ये क्या हो गया आपका? भाई ऊपर बचा √3 + √2 और नीचे आ गया 3 - 2। ये बचा कितना? √3 + 2। ये आ गया उसका अर्थ में, ये आ गया उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के बाद जैसे हम इसको अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 - √2 हो जाएगा। तो ये प्लस का √2 और ये माइनस का √2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2√3। कितना आ जाएगा? 2√3। बताइए क्या आ गया?
2√3। लेकिन अच्छा हाँ, इसके बटे 2 भी तो होता है बच्चा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, √3। क्या आ जाएगा, √3। क्योंकि अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि भाई एक ये होगा वेरिएबल और एक ये वेरिएबल, तो हमारा ये बटे क्या आ जाएगा 2। जैसे 2√3 आएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3। तो बताओ इसका आंसर क्या हो गया बच्चा, इसका आंसर क्या हो गया बेटा जी, दोस्तों इसका आंसर हो गया √3। बताओ बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 44। जो 44 क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए। जिन जिन ने भी हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे उन सभी को बहुत फायदा हुआ है हमारे क्रैश कोर्स से, और जितने भी लोग एग्जाम देने गए थे सबने बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए यही जवाब दिया कि सर जो भी पढ़ाया गया था 80 to 85% हमारे क्रैश कोर्स का फंसा है। ठीक है, आइए यहां देखिए लिखा है, सपोज x and y are two positive numbers. Suppose x and y are two positive numbers such that when x is reduced by 2 and y is increased by 2, कुछ नहीं करना, जैसा कहता जाए बस वैसा करते जाओ। क्या कह रहा है, x is reduced by 2, x minus 2, और y is increased by 2, तो यानी y plus 2। अब कह रहा है the ratio becomes 2:1, यानी रेशियो becomes कितना आ रहा है, 2:1। पहले इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये कितना हो जाएगा, चलो हटाओ अभी इसको छोड़ते हैं। and when x is increased by 2, अच्छा दूसरा बोल रहा अगर x में 2 बढ़ा दिया जाए and y is reduced by 2, यानी y में क्या कर दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो क्या हो रहा है, the ratio becomes 3:1, यानी अब रेशियो हमारा कितना आ रहा है, 3:1। बेटा इन दोनों के पहले इक्वेशन निकाल लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो बेटा आएगा 2y plus 2, सॉरी यहां 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, 2y plus 4 इक्वल टू ये हो जाएगा x minus 2, कितना हो जाएगा x minus 2। अब वहां चला जाएगा तो x minus 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा x plus 2 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 3y minus 6 हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। अच्छा 3y minus 6 हो जाएगा, -6 इधर आ जाएगा तो 2 के साथ जुड़ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ये 3y जो है x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, बताइए। तो 3y minus x बराबर कितना हो गया, 8। कितना हो गया 8, यानी 3y, चाहे इसको आप कह सकते हो -x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 8। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को रख लो बेटा साथ में, है x minus 2y बराबर 6 और दूसरा है x minus x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 8। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं, और जैसे ही ऐड करेंगे प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, और -2y में प्लस 3y में 2y कम हो जाएगा तो आएगा y। और ध्यान से देखिए 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, यानी y बराबर कितना होगा 14, और y का मान किसी एक इक्वेशन में रख लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर y का मान रख दो बेटा, यहाँ पर y का मान 14 निकला है, और y की जगह अगर तुम 14 रख दोगे तो बताओ 14 2 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, x minus 28 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6, और x बराबर जैसे 28 उधर जाएगा तो 6 plus 28 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 34। तो आप बताओ एक हमारा क्या आया 34 और दूसरा क्या आया 14, और पूछ रहा है x minus y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और 34 में अगर 40 कम कर दोगे तो बात आएगा तुम्हारा 20, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट n greater than 1 be a composite natural number whose square root is not an integer. Consider the following statement. बेटा देखो क्या कह रहा है, इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, और कह रहा है
n ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। अब ध्यान दो बेटा, कंपोजिट नंबर वही होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे, क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। हमारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। यानी आप ध्यान से देखो, मोर देन 2 फैक्टर, अगर हम 4 की बात करें तो इसका फैक्टर 2 भी है और 1 भी है, इसके 2 ही फैक्टर हैं। लेकिन अगर हम 6 की बात करें तो इसका 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है। ठीक, तो मोर देन 2 फैक्टर वाले तो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब ध्यान से देखिए, वो कह रहा है n ग्रेटर देन 1, यानी n जो है, ध्यान से देखिए, ये 6 हो गया, 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, हो गया। और कंपोजिट नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, और इसका स्क्वायर रूट भी क्या हो गया? इंटीजर नहीं होगा। आपको पता है 6 का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। कितनी आएगी? 2.44 समथिंग या ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, वो कह रहा है n हैज अ फैक्टर व्हिच इज ग्रेटर देन 1। n हैज अ फैक्टर, n का एक फैक्टर ऐसा है जो क्या है? 1 से बड़ा है। तो हाँ देखिए, n का ये 2 जो है ये क्या है बेटा? 1 से बड़ा है। ये क्या है? 1 से बड़ा है। और कह रहा है बट लेस देन द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से छोटा है। और आपको पता है इसका स्क्वायर रूट 2.44 समथिंग आता है। तो बताइए ये स्टेटमेंट वेरी कर गया। अच्छा, दूसरा देखिए लिखा है n हैज अ फैक्टर व्हिच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट। n का एक ऐसा फैक्टर है जो स्क्वायर रूट से बड़ा है। तो आपको पता है ये n जो 6 है इसका 3 एक फैक्टर है, और ये जो 3 है ये किससे बड़ा है बच्चा? स्क्वायर रूट से बड़ा है आपका 2.44, इससे बड़ा है। और कह रहा है स्क्वायर रूट व्हिच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n, लेकिन ये फैक्टर n से छोटा होगा। तो आपको पता है हाँ भैया ये जो 3 है n से छोटा है और उसके स्क्वायर रूट से बड़ा है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी वेरी कर गई। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा बेटा, वो आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो आगे क्वेश्चंस आ रखे हैं मैथ के। देखिए आ जाते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ was 23 years when they were married 5 years ago। मतलब वो कह रहे हैं द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, एक पति और पत्नी की जो औसत आयु थी वह 5 साल पहले जब उन्होंने विवाह किया था तब कितनी थी? 23 इयर्स थी। यानी 5 साल पहले की अगर हम बात कर लें, क्या कर लें बच्चा? 5 साल पहले की बात कर लें तो पति और पत्नी की जो एवरेज आयु थी वो 23 थी। अगर इन दोनों की एवरेज आयु 23 थी तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? तो टोटल पर्सन से उसका मल्टीप्लाई करके टोटल आयु निकाल लेते हैं, और ये कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 23 दूनी 46। यानी उस समय 5 साल पहले इन दोनों की आयु 46 ईयर थी। ठीक, द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन इज 20 इयर्स नाउ। और अब जो है हस्बैंड और वाइफ और उनके चिल्ड्रन की जो एवरेज एज है वो कितनी है? 20 इयर्स है। कितनी है? 20 इयर्स। तो अगर अब की टोटल एज निकाल लोगे बेटा, क्या निकाल लोगे? टोटल एज निकाल लोगे तो ये 3 लोग हैं तो 20 से 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ कितनी आ गई? 60 ईयर। पर ध्यान दो बेटा, ये जो 46 ईयर निकाला है ये 5 इयर्स पहले है, और इसमें 2 व्यक्ति हैं, हस्बैंड है और वाइफ है। अगर 5 साल बात करोगे तो हस्बैंड की 5 साल और वाइफ की 5 साल इसमें जुड़ जाएगी, यानी टोटल एज कितनी हो गई? 10 साल। और 10 साल जैसे इसमें जोड़ोगे तो अब हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज 56 है और बच्चे को मिला के 60 वर्ष है। तो बताओ इसमें बच्चे की एज कितनी बची? 56 60 से माइनस कर दोगे तो 4 इयर्स बची कि नहीं? 4 इयर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा? 4 इयर्स। क्या होगा? ये आपका आ जाएगा 4 इयर्स। 4 इयर्स विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा क्वेश्चन दे रखा है if W1 and W2 are weights of 2 solid iron balls
of ready 1/2 meter and 1/3 meter respectively. ठीक, then which one of the following is equal to W1 is to W2? देखो कुछ दिक्कत नहीं बेटा, W1 upon W2 हो गया और इनका फॉर्मूला अगर रख दोगे तो 4/3 पाई R क्या हो जाएगा, R1 का यहाँ क्यूब हो जाएगा और इसके बटे हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, 4/3 पाई का कट गया तो अब बचा कितना बेटा, R1 का क्यूब और कितना बचा, R2 का क्यूब। ठीक, और तुमको पता है R1 कितना है, 1/2 इसका क्यूब और नीचे आएगा R2 मतलब 1/3 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, इसका आएगा 1/8 और यहां आएगा 1/27 और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये आ गया 27/8। तो बताओ W1 अपॉन W2 बराबर कितना होगा, 27/8। यहां इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अगर रेशियो निकलेगा तो 27:8 निकलेगा और 27:8 कहां है, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आओ बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा बेटा थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स में ऑलरेडी करा दिए गए थे। ठीक है, आइए 40% of the students in a class are from India. 40% of the students in a class are from India. मतलब 100 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट इंडियन हैं और 60 स्टूडेंट विदेशी हैं, यानी फॉरेनर हैं। बात समझ में आई? इसके बाद कह रहा है इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स, और इन 100 में से जो 50% हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हैं। कितनी है, इन 100 में से जो 50% हैं वो गर्ल्स हैं। ठीक, इफ 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, वो कह रहा है कि यदि जो भारतीय स्टूडेंट हैं उनमें 25% लड़कियां हैं, मतलब अगर 40 स्टूडेंट 100 में से 40 स्टूडेंट भारतीय हैं तो इसका 25% मतलब 10 लोग जो हैं वो लड़कियां हैं और 30 कितने हैं, ये लड़के हैं। बताओ बात समझ में आ गई? और सुनो, इसी से आप ध्यान से देखो, आपको पता है 100 में से 50 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 100 में से 50 लड़कियां हैं, और 100 में से अगर 50 लड़कियां हैं तो वो 10 भारतीय हो गई, बाकी जो 40 लड़कियां हो गई वो विदेशी हो गई। और अगर ये 40 लड़कियां विदेशी हो गई, 60 में 40 विदेशी लड़कियां हो गई, तो 20 क्या हो गए बच्चे, विदेशी लड़के हो गए, यानी फॉरेनर बॉयज हो गए, और ये हो गई फॉरेनर गर्ल्स। बताओ कितनी बात समझ में आ गई? अब देखिए कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो बताइए ऐसे कितने गैर मतलब समझ लो, ऐसे कितने गैर इंडियन विद्यार्थी हैं, गैर भारतीय विद्यार्थी हैं। तो भैया तुमको पता है ये कितने हैं, 20। कितने हैं, 20। और जो हमारा टोटल इनमें है फॉरेनर स्टूडेंट वो कितने हैं, 60। इसका अगर आप निकाल लोगे परसेंटेज तो आपको पता है 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का मतलब क्या होता है बेटा, 33.3%। तो इसका ए आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, 33.33%। इसके बाद आते हैं बेटा 79 क्वेश्चन पे। 79 क्वेश्चन पे आते हैं, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 46. द एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 50 kg and 40 kg respectively. What is the difference between the number of boys and girls? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल देना है। ध्यान से देखो बेटा, तुमको दिख रहा है यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स आर क्लास, एवरेज ऑफ वेट्स बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज का कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और गर्ल्स का कितना दे रखा है, बॉयज का दे रखा है 50 और गर्ल्स का कितना दे रखा है, 40। ठीक है, तो अब ध्यान देखो, एवरेज कितना दे रखा है टोटल बच्चों का 100 का, 46। यहां पर कितना बच्चा बेटा बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ 6 आया, इधर कितना आया, 4। ये 6:4 बन गया। और आपको पता है अगर ये 6:4 यानी 6 हमारे कितने होंगे बच्चा, ये हमारे होंगे लड़के यानी बॉयज। ठीक, और 4 हमारी कितनी होंगी बच्चा, गर्ल्स। तो ध्यान दो, अगर तुम इसको निकाल दोगे बेटा
किसमें 100 में। तो बेटा ध्यान से देखो, ये 100 इंटू बॉयज निकालना है तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये 3, ये क्या हो गया 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। बताओ कितने लड़के हो गए 60 और लड़कियां कितनी हो गई 40, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई, बिटवीन द नंबर ऑफ, ये बोलो ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बताओ 40 लड़के 20 लड़कियां, तो इन दोनों में बीच में डिफरेंस कितना आएगा 20 का। तो बताओ आंसर कौन सा होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आओ बेटा। A hollow closed cube of size 10 centimeter each weighing 200 gram is made. This cube is placed in water with a horizontal face. How many centimeter of its height sinks in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? देखो बेटा, ये थोड़ा सा फिजिक्स को टच कर रहा है क्वेश्चन, पर ध्यान से देखिए, बड़ी आसानी से हो सकता है। एक बेटा क्यूब है, क्या है, एक तो क्यूब है, एक हमारा क्यूब है। ठीक, ये हमारा क्यूब है जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है। क्या है 10 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि पानी में उसको क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। क्या कर दिया गया पानी में, जिसका वजन कितना है बेटा 200 ग्राम। इसका जो वजन है वो कितना है 200 ग्राम। यानी एक बात बताओ, आपको पता है इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। ये जो पानी है, ये जो पानी है, इस पानी में हम इसको, ये जो डूबा हुआ हिस्सा है इसको हम क्या मान लेंगे h। क्या मान लेंगे h। और आपको पता है साइड कितनी है बेटा 10, और इसका 10 और इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। और बताइए इसका इतने का वॉल्यूम निकालना है हमें, कितने का इतने का। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है बच्चा L इंटू बी इंटू एच। ठीक, अब L इंटू बी इंटू एच, इसके साथ हमारा डेंसिटी, हमारी डेंसिटी जितनी दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, डेंसिटी हमारी कितनी दे रखी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक, और हमारा टोटल वेट कितना है 200। ध्यान से देखिए बेटा, ये 10 और h का तो हमको ज्ञात ही करना है, और डेंसिटी हमारी कितनी है 1 बराबर 200 हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ये 10 2 20 और ये 0 से 0 कैंसिल। तो बताओ h बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, और h बराबर अगर 2 सेंटीमीटर आ गया तो इसका आंसर क्या हो गया सी आंसर हो गया। क्या हो गया सी आंसर हो गया। तो ये थे अभी तक के सारे क्वेश्चन जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और हमारे यहाँ पर हमारे एग्जाम ऑल एग्जाम ट्रिक्स में इसी तरह के कई सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं सभी कोर्सेज के बारे में। देखिए, ये हमारे ऑफिसर्स बैच हैं, और जैसे ATFC जो अभी अनाउंस होने वाला है, इसकी वैकेंसी आनी कंफर्म है, आएगी जरूर, और इसका हमने बैच लॉन्च कर दिया है। ठीक, ESIC हो गई जो कि आपकी अनाउंस हो चुकी है, ASRB हो गई, CPF हो गई, इन सभी एग्जाम्स के हमारे कोर्सेज आ चुके हैं। आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने EPFO के क्रैश कोर्स में 80 to 85% जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया, उसी प्रकार से हम सभी जितने भी ये एग्जाम हैं इन पर एक डिटेल एनालिसिस कर एक पूरा का पूरा बैच तैयार कर चुके हैं, और हम ये सारे बैच जो है अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका जो भी एग्जाम होगा आप उसमें 80 to 85% क्वेश्चन बिल्कुल 100% करके आएंगे। ठीक है, और ये इन बैचों को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन सभी बैचों की जो फीस है ये है 4,999 यानी 4,999। ठीक है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2,099 का है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए किसी बैच से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी की जरूरत हो, कुछ भी हो, आप आसानी से इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हर चीज और बेहतर मटेरियल आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल मिलेगा, और सारी चीजें बेस्ट मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।